हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और साथ ही हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस भी हम करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। जब भी दो या दो से ज़्यादा कोहेरेंट लाइट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो हमें अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का एक पैटर्न देखने को मिलता है। ये जो पूरा फिनोमिना है इसी को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। कैसे, वो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस। कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, ये तो हमें समझ आ गया कि जब भी लाइट वेव्स मिलेगी तो वो एक नई वेव बनाएगी और वी कैन से हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरफेरेंस कब होगा? तो इसके लिए कंडीशन है जिसे हम कहते हैं, क्या कंडीशन है? कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जिससे सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट्स प्रोड्यूस होती हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने दो बल्ब लिए, सेम पावर के, सेम ब्रांड के हैं, सेम साइज के हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके द्वारा प्रोड्यूस की गई जो वेव्स हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की हो। तो इसीलिए जब भी हम एक्सपेरिमेंट में कोई भी सोर्स यूज करते हैं तो एक ही सोर्स हम यूज करते हैं ताकि उसकी मदद से हम दो वेव्स क्रिएट कर सके जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम रहेगी एक सोर्स है तो, और उनके बीच में कोई पाथ का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, और अगर होगा भी तो कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सोर्स को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। और कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को कोहेरेंट लाइट वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि जब दो लाइट वेव सुपर इम्पोज होगी तो दोनों जो नई लाइट वेव है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। कैसे? ये मान लीजिए कोई भी हमारी एक वेव है, y1 वेव नाम ले देते, ये हमारी y1 वेव है। अगर कोई दूसरी y2 वेव आती है, y1 वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? a1 है, y2 का एम्पलीट्यूड है a2। y2 वेव मान लेते हैं इस तरह से है, ठीक है। अब जब भी किसी लाइट वेव के क्रेस्ट और क्रेस्ट आपस में मिलते हैं, क्रेस्ट यानी कि ये हमारी वेव होती है, ये टॉप पार्ट जो होता है इसे हम क्रेस्ट और डाउन पार्ट को हम ट्रॉफ कहते हैं। जब भी दो लाइट वेव्स के क्रेस्ट आपस में मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। इन दोनों के क्रेस्ट आपस में साथ साथ चल रहे हैं, ट्रॉफ ट्रॉफ भी आपस में साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, जो टोटल एम्पलीट्यूड होगा वो फर्स्ट और सेकेंड के एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, यानी कि एड हो जाएगा, बढ़ेगा। इंटेंसिटी भी यहाँ पर इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं अभी यहाँ पर फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस यानी कि एंगल का डिफरेंस बेसिकली हम कह सकते हैं। और क्या डिफरेंस हो सकता है? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर 3 पाई है। अगर लाइट वेव पाई से स्टार्ट होगी, सेकेंड लाइट वेव की हम बात कर रहे हैं y2 की, अगर पाई से स्टार्ट होगी तो इस तरह से बनेगी। यहाँ पर हमारा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ से नहीं हो सकती, 2 पाई से हो सकती है। अगर यहाँ से वेव स्टार्ट होगी तो भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, यानी कि 2 पाई से हो सकती है। उसके अलावा 3 से नहीं, 4 से हो सकती है, 4 पाई। तो हम देख सकते हैं कि 2 के मल्टीपल में एंगल ये चल रहा है, पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो 2n पाइस का जनरल फॉर्मूला हम बना सकते हैं, जहां पर n जो है वो 0, 1, 2 से लगाकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। 0 क्यों हो सकता है? क्योंकि फेज एंगल 0 भी तो हो सकता है। अगर पाथ डिफरेंस की हम बात करें, यानी कि उनके पाथ में कितना डिफरेंस है, ठीक है। पाथ मतलब कि जनरली वेव के टर्म्स, वेव की जब भी हम बात करेंगे तो पाथ मतलब वेवलेंथ की हम बात करेंगे, लेमडा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले तो हमारा पाथ डिफरेंस 0 है, ठीक है। और अगर 2 पाई से स्टार्ट होगी तो लेमडा पाथ डिफरेंस हो जाएगा।
अगर 4 पाई से स्टार्ट होगी तो 2 लेमड़ा हो जाएगा, उसके बाद 3 लेमड़ा, इस तरह से, यानी कि n लेमड़ा के पैटर्न में ये पाथ डिफरेंस रहेगा। तो n लेमड़ा इसका जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, जहां पर n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सेकेंड होता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या फिर इंटरफेरेंस, दोनों सेम ही बात है गाइस। इंटरफेरेंस लिखो या फिर सुपरपोजिशन लिखो। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जब भी होगा तो ब्राइट फ्रिंजेस हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट वेव है हमारे पास y1 जो इस तरह से चल रही है, सेकेंड वेव है y2 जो कि इस तरह से चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, क्योंकि एक वेव का क्रेस्ट और एक का ट्रोफ साथ साथ चल रहे हैं। जब एक वेव का क्रेस्ट और ट्रोफ साथ में चलता है तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, यानी कि डार्क फ्रिंजेस हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो वेव है इनको हम थोड़ा 1 मिनट के लिए इरेज कर देते हैं। यहाँ पर ये जो सेकेंड वेव है कहीं यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, है ना गाइस, डायरेक्टली हम यहाँ से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, कहीं यहाँ से स्टार्ट हुई होगी। तो इसका मतलब है कि अगर 0 है, ये अगर पाई है, तो फेज एंगल 0 तो हो नहीं सकता, पाई हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा 3 पाई हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर 3 पाई से स्टार्ट होगी तो भी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, 3 पाई हो सकता है। 4 पाई नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, 5 पाई हो सकता है, यानी कि 2n-1 पाई के पैटर्न में ये चल रही है, जहां पर n 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो फिर कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और अगर पाथ डिफरेंस की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए लेमड़ा है, अगर यहाँ से वेव स्टार्ट होगी तो पाथ डिफरेंस कितना बच जाएगा, लेमड़ा बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 लेमड़ा बाय 2, 5 लेमड़ा बाय 2, इस तरह से चलती जाएगी। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, 2n-1 लेमड़ा बाय 2। ठीक है ना गाइस, 1 3 5 इस ओड नंबर के टर्म्स में चल रही है, तो 2n-1 और लेमड़ा बाय 2 साथ में है तो लेमड़ा बाय 2, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड a1 माइनस a2 यानी कि डिक्रीज होगा और इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं और अब हम क्या पढ़ेंगे, अब इनका एम्पलीट्यूड का हम डेरिवेशन करने वाले हैं। जो हमने एम्पलीट्यूड निकाला है वो हम, उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चंस में हम कैसे निकालेंगे एम्पलीट्यूड, तो उसका फॉर्मूला हम बना लेते हैं। ठीक है, पहली वेव है हमारे पास y1 जिसको हम a1 साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। y1 का एम्पलीट्यूड a1 है और साइन फंक्शन के साथ चेंज हो रहा है तो इसको हम साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं। ओमेगा टी यानी कि थीटा होता है, सेम बात है। y2 क्या होगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब ये ओमेगा टी प्लस 5 क्यों लिखा, क्योंकि सेकेंड वेव है वो फर्स्ट के साथ किसी भी फेज डिफरेंस में हो सकती है। यहाँ पर हम पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी फेज डिफरेंस हो सकता है तो 5 मान लेते हैं। अब हमें टोटल एम्पलीट्यूड अगर निकालना है तो y1 प्लस y2 को ऐड करना होगा, यानी कि a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। कुछ आइडेंटिटी लग रही है, बिल्कुल लग रही है। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस बी प्लस कोस a साइन बी। ठीक है, 5 है गाइस। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी, तो अंदर क्या बचेगा, a1 प्लस a2 कोस 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन 5, कोस ओमेगा टी साइन 5। यही हम इस डेरिवेशन को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हम एक अजम्पशन करने वाले हैं। लेट जो हमारा a1 प्लस a2 कोस 5 है वो a कोस थीटा के इक्वल है और a2 साइन 5 जो है वो a साइन थीटा के इक्वल है। ऐसा अजम्पशन हमने क्यों किया है, हमने नहीं, मतलब कि जिसने डेरिवेशन करी होगी, जब ये डेरिवेशन बनी होगी तो जिसने भी जो साइंटिस्ट होंगे, महान लोगों ने जिन्होंने डेरिवेशन बनाई है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम इन दोनों की वैल्यू ये रख रहे हैं, a1 प्लस a2 कोस 5 की वैल्यू a कोस थीटा और a2 साइन 5 की a साइन थीटा,
तो हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जैसा रिजल्ट है वैसा ही हमें मिल रहा है। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं गाइस, जैसे कि साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कोस पाई की जगह हम क्या रखेंगे, a कोस थीटा रखेंगे, प्लस कोस ओमेगा टी a2 साइन फाई की जगह हमें a साइन थीटा रखना है। दोनों टर्म्स में से ये अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा उसका जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड ए है, साइन फंक्शन के साथ चेंज हो रहा है, और फेज एंगल थीटा हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो जो हमने एजम्पशन किया है वो बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब कि एजम्पशन सही है, ठीक है ना गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, जो दोनों इक्वेशन थी इन दोनों को ऐड कर देंगे और इनसे हम डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। कैसे ऐड करेंगे, कहाँ पर करेगा, यहाँ पर कर लेते हैं। साथ साथ में आप नोट भी करते जाइए गाइस, जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो a1 प्लस a2 कोस फाई प्लस पहले LHS को ऐड कर देते हैं, प्लस a2 साइन फाई इक्वल हो जाएगा a कोस थीटा प्लस a साइन थीटा के। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a1 प्लस a2 कोस फाई का स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a कोस थीटा का स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिक मैथ्स लगेगी, कोई भी ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, कोई भी रटने वाली बात नहीं है, ठीक है गाइस। अब बेसिक मैथ्स कैसे लगाएंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ठीक है। a2 साइन फाई का स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए a2 कोस स्क्वायर फाई और a2 साइन स्क्वायर फाई, इनमें से a2 कॉमन आ रहा है, a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और बाहर क्या चल रहा है 2a1 a2 कोस फाई, यहाँ पर भी a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बहुत सारी चीजें जो वैसे ही गायब हो जाएंगी, कैसे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो क्या बचेगा 2a1 a2 कोस फाई बचेगा। इधर भी a स्क्वायर बच जाएगा केवल, क्योंकि यह पूरी टर्म 1 हो जाएगी। अब अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है, a क्या है हमारा टोटल एम्पलीट्यूड, तो क्या आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ये हमारा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हम कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए एम्पलीट्यूड निकालें तो फेज एंगल की जगह 0 रख देंगे। तो अगर फेज एंगल की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या बच जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये हमें कुछ फॉर्मूले की तरह दिख रहा है ना गाइस, फॉर कंस्ट्रक्टिव भी लिख देते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो a इक्वल हो जाएगा a1 a2 2a1 a2। अब यहाँ पर ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है हमें, तो इसको हम a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a1 प्लस a2 हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि जैसा हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हमें मिल गया, यानी कि जो हमने डेरिवेशन किया, जो अजम्पशन किया था वो बिल्कुल सही था। अगर हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की बात करें तो फाई की जगह हम पाई रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा एम्पलीट्यूड इक्वल हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है।
होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि A1 माइनस A2 हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, तो सेम फॉर्मूला में मिलाए हैं। अब एम्पलीट्यूड तो हमने निकाल लिया, अब इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे तो वो हम देख लेते हैं। अब इंटेंसिटी हम निकाल लेते हैं। अब इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा, वो लगता है के। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर की जगह हम आई बाई के लिख सकते हैं और ए की जगह रूट आई बाई के लिख सकते हैं, जो अभी हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकाला था उसमें। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव। यहाँ पर रूट लगाया था तो इधर हम स्क्वायर रहने देते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर की जगह हम आई बाई के रखेंगे। ठीक है, A1 स्क्वायर यानी कि I1 बाई के प्लस A2 स्क्वायर यानी कि I2 बाई के प्लस 2 A1 A2 की जगह, अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आई बाई के है तो ए की वैल्यू रूट आई बाई के हो जाएगी, तो रूट I1 बाई के रूट के, तो दोनों में सेम ही रहेगा, I1 बाई I2 के। ठीक है, के स्क्वायर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए वैसे भी आप, कोस फाइव। अब यहाँ से इन सभी में से के कॉमन आ जाएगा, के ही रहेगा यहाँ पर गाइस, क्योंकि फिर डेरिवेशन कैसे होगा, के बच जाएगा ना वहां पर। तो I इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कोस फाइव। ये हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया। अब हम यहाँ पर बनाते हैं इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस इन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक ग्राफ हम बनाने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी और इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो डार्क फ्रिंज मिलेगी। जैसे कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पर मान लेते हैं इंटेंसिटी है मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी सबसे पहले, जब इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी यानी कि ब्राइट फ्रिंज हमें मिल रही है, और ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर मिलती है, पहला जो एंगल होता है 0 होता है। उसके बाद डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ये जो अपर पार्ट है इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिल रहे हैं, और ये लोअर पार्ट का मतलब है यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिल रहे हैं। तो पाई पर हमें क्या मिलती है, सबसे पहले डार्क फ्रिंज, और फर्स्ट नंबर की जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो हमें मिलती है 2 पाई पर। फिर उसके बाद ये 3 पाई पर क्या हो जाएगा, डार्क फ्रिंज हो जाएगी, 4 पर ब्राइट, और 5 3 6 ऐसे चलता रहेगा। सिमिलरली इधर भी रहेगा, बस इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, इस तरह इधर से चलता रहेगा। ये हमारे इनसे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पर अगर पोजीशन निकालना है कि फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज है उसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या है, तो वो उसका हम डेरिवेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे प्रूव होता है कि लाइट वेव नेचर भी शो करती है। हमने रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था कि लाइट रे है, एक पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है, लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जहां पर हमको ये एज्यूम करना होगा, हमें यानी कि वो फिनोमिना तभी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं जब लाइट वेव नेचर शो करेगी। तो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें यही प्रूव होता है कि लाइट वेव नेचर शो करती है। इसका सेटअप देख लेते हैं पहले एक्सपेरिमेंट का। तो यहाँ पर एक स्लिट है, ये क्या है, एक स्लिट है जिसमें इस तरह से दो गैप्स बनाई है जिसे स्लिट 1 और स्लिट 2 कहते हैं। और यहाँ एक हमने कोहेरेंट सोर्स लिया है। कोहेरेंट सोर्स यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करेगा, दोनों के बीच में कोई भी फास्ट डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पर इससे इस तरह से कुछ वेव्स बनेगी। अब ये वेव्स जब यहाँ तक पहुंचेगी तो हमें पता है एक वेव फ्रंट बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है और हर पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो अब ये जो पॉइंट है यहाँ से अलग वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगी इस तरह से। ये देखिए एकदम मेजरमेंट से नहीं बना रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लियरली हम बना लेते हैं इसको इस तरह से।
ये देखिएगा इस तरह से हम इसको बना रहे हैं। अब सेकेंड की बात करें तो सेकेंड भी इस तरह से बनेगा। अब आप सोच रहे हो गाइस कि इतना यहाँ पर क्यों मेजर करना, वो मेजर करना पड़ेगा अभी यहाँ पर। इस तरह से हमारी सेकेंड जो पॉइंट है स्लिट 2 वहां से वेव फ्रंट्स बनेगी इस तरह से। और ये यहाँ पर क्या है, एक स्क्रीन है यानी कि वॉल है जहां पर हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देगी। अब हमें पता है कि जब भी क्रेस्ट क्रेस्ट आपस में मिलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है और वहां पर हमें ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए जो दोनों स्लिट्स हैं उनके बीच के पॉइंट को देखिए। यहाँ पर जब हम क्रेस्ट क्रेस्ट को मिला रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा हमने कहा था ना मेजरमेंट करके नहीं बना रहे तो थोड़ी गड़बड़ आ सकती है। ये लो गड़बड़ आ गई। तो ये देखिए जब भी इनको हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमें ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगी। और ये पॉइंट देखिएगा इस यहाँ पर। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे ये कैसे हो गया, यहाँ तो मिल ही नहीं रहा है, तो वो हमने मेजरमेंट करके नहीं बनाएगा इसलिए ऐसा हो सकता है। लो चलो इसको भी मिला देते हैं। ये एक तो बनाए हैं, वापस से बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मिलना चाहिए ना गाइस। अब यहाँ पर ये वाली जो वेव फ्रंट है इस तरह से मिल रही होगी, इसलिए यहाँ पर भी पॉइंट और यहाँ पर ब्राइट बनेगी। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर भी ब्राइट बनेगी। अब दो ब्राइट के बीच में एक डार्क फ्रिंज बनती है। कैसे पता चला, क्योंकि जब एक वेव की क्रस्ट और दूसरे की ट्रॉफ मिलती है तो डार्क फ्रिंज बनती है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। तो ये हमने क्रेस्ट क्रेस्ट बनाई है। अब ट्रॉफ कहाँ होंगी, ये देखिए दो क्रेस्ट के बीच में एक ट्रॉफ होती है, यानी कि दो क्रेस्ट के बीच में एक ट्रॉफ बना देते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम डॉटेड लाइन से इसको शो कर देते हैं। ये हमने इस तरह से इसको शो कर दिया। जब यहाँ पर ट्रॉफ और क्रेस्ट मिलेंगे, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर ट्रॉफ और क्रेस्ट मिल रहे हैं, तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख सकते हैं डार्क फ्रिंज मिलती है। तो ये पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें ये पता चलता है कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है और जब भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलती है और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है तो डार्क फ्रिंज देखने को मिलती है। अब ये जो दो कंटिन्यूअस ब्राइट फ्रिंजेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है। और दो कंटिन्यूअस डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। गाना आ गया गाइस। ये देखिए अब विड्थ डार्क के बीच में ब्राइट की विड्थ, क्योंकि एक ब्राइट की अगर हमें ब्राइट फ्रिंज की अगर हमें विड्थ नापनी है तो कैसे नापेंगे, उसकी पूरी लेंथ मेजर करेंगे, उसकी पूरी विड्थ मेजर करेंगे। तो यहाँ पर अगर उसकी विड्थ हमें मेजर करनी है तो कहाँ से मेजर करेंगे, इन दोनों डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो इसकी विड्थ निकल जाएगी। दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज निकल जाएगी। अब ये विड्थ जो होती है जिसे हम बीटा से डिनोट करते हैं कितनी होती है वो हम कैसे निकालेंगे। और अगर ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी, तो उसकी पोजीशन भी हम निकालेंगे, वो हम डेरिवेशन कर लेते हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है गाइस, इसमें बहुत सारी चीजें मतलब एज्यूम करने वाली इमेजिनेशन की चीजें हैं इसमें, क्योंकि लाइट के रिफ्लेक्शन तो हम देख सकते हैं लेकिन ये जनरली हमें एज्यूम करना होता है, इसमें बहुत सारी चीजें इमेजिन करनी होती है, इमेजिनेशन, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस निकाल रहे हैं, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। तो हम इसके लिए एक सेटअप बनाएंगे, सेटअप ये बन गया सेटअप। ये स्क्रीन है, स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस कैपिटल डी है, जो स्लिट है S1 और S2 उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है D। अब D पॉइंट के सेंटर से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे स्क्रीन पर जिसे हम O पॉइंट नाम देंगे।
ठीक है। S1 और S2 से किसी पॉइंट P पर जो वेव्स मिल रही है वहां पर कौन सी फ्रिंज बनेगी वो हमें निकालनी है, और यहाँ सेंटर से P तक की डिस्टेंस है x। अब हम क्या करेंगे, जो पूरा ये जो S1 है यहाँ से लगाकर M पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से लगाकर N पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होगा, डेरिवेशन में पता चलेगा ना गाइस। अब ये जो D है ये भी D हो गया, तो सेंटर है ये D का, तो यानी कि ऊपर वाली डिस्टेंस D/2 और नीचे वाली भी D/2 हो जाएगी। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन ट्राइंगल S1PM यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इसमें अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है PGT लगाएंगे तो S1P का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस क्या है D के इक्वल है D² प्लस परपेंडिकुलर हमारा PM है। PM कैसे निकालेंगे, अगर हम PO में से MO माइनस कर देते हैं तो हमें PM मिल जाएगा, यानी कि x में से अगर D/2 माइनस कर देते हैं तो x माइनस D/2 का स्क्वायर। अब सिमिलरली इन ट्राइंगल S2PN, तो यहाँ पर S2P का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेस यानी कि D का स्क्वायर, ये D ही है गाइस जहाँ पर भी हम बेस की बात कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर PN है। अब PN कैसे निकलेगा, x में अगर हम D/2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर x प्लस D/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे, तो यहाँ पर S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, D से D तो माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस D/2 का स्क्वायर, बिचड़ हो गया क्या, ज्यादा होच हो गया। यहाँ पर देखिए ये सब कुछ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, केवल 2xD बचेगा। अब इसको ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि फिर आगे डेरिवेशन करेंगे तो बहुत बेसिक सा यहाँ पर कैलकुलेशन लगेगा। और यहाँ पर देखिए A² माइनस B², उसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B A माइनस B, यानी कि S2P प्लस S1P माइनस S1P, और वो इक्वल है 2xD के। अब एक्सपेरिमेंट तो हम ये डायग्राम जो हमें दिखा है उसमें हमें लग रहा है S1 और S2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस बहुत कम है। S1 यहाँ है, S2 यहाँ है, और जो P पॉइंट है वो बहुत दूर है इस तरह से, और भी हमने यहाँ पर थोड़ा दूर बना दिया, और भी पास पास ये दोनों लाइनें होती हैं। इसका मतलब है कि दोनों को हम अप्रोक्सीमेटली S1P इज इक्वल टू S2P मान सकते हैं, दोनों को D के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये D के इक्वल है तो ये दोनों को ऐड करने पर 2D हो जाएगा, और S2P माइनस S1P रहेगा। अब आप बोल रहे हो यहाँ पर तो हमने D लिख दिया, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, यू आर वेरी चालाक ब्रो। नहीं गाइस, यहाँ पर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर लिख देंगे तो 0 हो जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा, तो फिर हमारे डेरिवेशन का क्या मतलब, तो 2xD के इक्वल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो S2P माइनस S1P इक्वल हो जाएगा xD/D। अब ये तो हमें एक बेसिक फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं S2P माइनस S1P ये हमारा पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस कैसे पता चला हमें, क्योंकि देखिए अगर जो डिस्टेंस ज़्यादा है उसमें से कम वाले डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। अगर ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो हम 8 माइनस 6 करेंगे, यानी कि ये पाथ डिफरेंस निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस मिल गया, तो अगर हमें पोजीशन निकालनी है, पोजीशन किसकी निकालनी है, ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा, जो कि आया है xD/D के इक्वल, यानी कि पोजीशन जो कि x है उसका फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, n लैम्डा D/D। सिमिलरली अगर हम पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकाले तो उसके लिए जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1/2 लैम्डा ही तो होता है गाइस,
क्या हम लेमडा बाई कर रहे हैं बार बार, एक्स डी बाय डी। यहाँ पर एक्स का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 2n - 1 बाय 2 लेमडा डी बाय डी। अगर हमें बोला जाए कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी, तो n की जगह 3 रख देंगे, 3 लेमडा डी बाय डी, ये हमारी पोजीशन हो जाएगी। डी डी और लेमडा की वैल्यू हमें गिवन होगी, तो उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, n की जगह 3 रख देंगे। डार्क में भी अगर करना है तो सिमिलरली n की वैल्यू जितनी पोजीशन पूछी है वो हम पुट कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है फ्रिंज विड्थ, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। यहाँ पर जो मैं बात बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनिएगा, एकदम कान खोल के सुन लीजिए कि अगर हमें दो फ्रिंजेस के बीच की विड्थ निकालनी है, दो फ्रिंजेस के बीच की विड्थ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड फ्रिंज में से फर्स्ट फ्रिंज को माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। यानी कि इसको अगर हम n लिख रहे हैं तो इसको हम n+1 लिख सकते हैं। सुनना गाइस, इसको अगर हम n लिख रहे हैं तो इसको हम n+1 लिख सकते हैं। यानी कि जो n+1 वाली फ्रिंज है उसमें से n वाली फ्रिंज अगर हम माइनस कर देते हैं हमें विड्थ मिल जाएगी। सबसे पहले अगर निकाले पोजीशन ऑफ ब्राइट, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ BRIGHT ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन यानी कि 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, डार्क फ्रिंजेस बीटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं x n+1 - x n। आई होप यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा। x+1 वाली जो पोजीशन है उसमें से x n वाली पोजीशन की जो फ्रिंज है उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें विड्थ मिल जाएगी। ब्राइट फ्रिंज है तो डार्क बीच फ्रिंज के बीच के डिफरेंस। अब यहाँ पर जो n है ये x हम निकाल रहे हैं तो n की जगह n+1 रख देंगे, तो 2 n की जगह n+1 - 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 लेमडा डी बाय डी माइनस, अब n की जगह n रहने देते तो 2n - 1 लेमडा डी बाय डी हो जाएगा। अगर हम लेमडा डी बाय 2d को कॉमन ले लेते हैं, 2 भी तो है साथ में, 2d को कॉमन ले लेते हैं तो 2n+2 - 1 - 2n+1 बच जाएगा। 2n से 2n कैंसल, +1 से -1 कैंसल, कैंसल बचा क्या 2, तो 2 से 2 कैंसल, तो लेमडा डी बाय डी हमें मिल गई विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अगर हमें निकालनी है विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, तो वो हम कैसे निकालेंगे, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस, तो बीटा हो जाएगा x n+1 - x n। n क्या था, हमारी पोजीशन क्या थी, n लेमडा डी बाई डी थी, तो n की जगह सबसे पहले हम n+1 रखेंगे, n+1 लेमडा डी बाय डी माइनस n लेमडा डी बाय डी। लेमडा डी बाई डी अगर हम कॉमन लेते हैं तो n+1 - n बच जाएगा, तो ये हमारा लेमडा डी बाई डी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, जो बीटा है, जो विड्थ ऑफ फ्रिंजेस है वो सेम रहेगी, तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, इसको हम डायरेक्टली विड्थ, फ्रिंज विड्थ कह सकते हैं ना गाइस, डायरेक्टली क्या कह सकते हैं हम इससे, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।